2022 द कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होती है। इसमें कश्मीरी पंडितों पर होने वाले जुल्म दिखाए जाते हैं और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। मुझे किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, मुझे नफरत है देश के उन हिंदुओं से जो इन लोगों को पालते हैं। मूवी में दिखाया जाता है कि 5 लाख से 7 लाख के करीब पंडित्स को स्पेल किया गया था, जिसमें हज़ारों की जान गई। लेकिन ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड से बताया जाता है कि प्री 1990 पॉपुलेशन 1,70,000 के करीब थी और 1989 से 1990 तक अराउंड 200 से 700 पंडितों की जान गई थी, ना कि हज़ारों। और साथ ही कश्मीर फाइल्स में हज़ारों मुसलमानों की भी जानें गई थी जो उस वक्त उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। 2023 द केरला स्टोरी रिलीज़ की गई और अगेन सेम रिएक्शन देखने को मिला। ये सुअर पना चल रहा हर जगह और माँ बाप साले अंधे बने बैठे हुए हैं। फिल्म में दिखाया गया कि केरला की 32,000 औरतों को आईएसआई की तरफ से रिक्रूट किया गया इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए। बाद में कोर्ट ने इसे चैलेंज करके कहा कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और इस सारे क्योस के बाद आखिर में फिल्म मेकर्स ने यह कबूल कर लिया कि यह नंबर फिक्शनलाइज था और डिस्क्लेमर ऐड कर दिया। मुसलमान आदमी हिंदू औरतों को प्यार के जाल में फंसाकर उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर करते हैं। यह था मेन नैरेटिव द केरला स्टोरी का। और ये सब कुछ एक ऐसी कंट्री में जहाँ मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन आसपास के करीब है। अब आ गया था 2025, छावा रिलीज की गई। तेरा जो औरंगजेब था इन्ना ठगा दो बोरी के दे दे के ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, जो सा कन्वर्ट करा यू तारा औरंगजेब था, तारा भारत देश लूट। छावा में औरंगजेब के किरदार को प्योर एविल करके दिखाया गया जिससे हिंदुओं से सख्त नफरत थी, जबकि इन रियलिटी तो औरंगजेब वो इंसान थे जिसने हिंदुओं के लिए मंदिर बनाए थे। बट अगेन बॉलीवुड है, आधा सच दिखाया गया और हिंदू मुसलमान के बीच नफरत को बढ़ाया गया। और इसी को कहते हैं ज़ॉम्बिफिकेशन, यानी कि किसी को इमोशनली इतना चार्ज कर देना कि वो सोचे समझे बगैर दूसरे पर हमला करने को तैयार हो जाए। मुझे हमजा कहते हैं और आज की इस वीडियो में हम धुरंधर को एक्सपोज नहीं करने वाले, हम बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाले। ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि शुरू दिन से लेकर आज तक बॉलीवुड मुसलमान और पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड रहा है। 1947 की अलहदगी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो थी नेशन बिल्डिंग, यानी कि दोनों ममालिक को अपनी अपनी कौमों के अंदर अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी, पैशन पैदा करना था, लगाव पैदा करना था। पाकिस्तान ने उसके लिए सियासत, मिलिट्री और बुक्स का सहारा लिया, जबकि इंडिया ने उसके लिए सिनेमा का सहारा लिया। लेकिन ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। नेशन बिल्डिंग में इंडिया के लिए थोड़े मसाइल थे, जबकि पाकिस्तान के लिए इतने मसले मसाइल नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान बना ही ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर था। पाकिस्तान में वैसे ही मुस्लिम मेजॉरिटी थी और हिंदू काफ़ी कम थे, अराउंड 1.5 और 9% हिंदू थे। जहाँ पर जिन्ना का विजन था कि मुसलमानों के लिए एक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव स्टेट बनाना, वहीं पर इंडिया ने एक सेक्युलर रिपब्लिक होना चूज़ किया। पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी रफली 1/3 ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन ब्रिटिश इंडिया में ही रह रहे थे। तो इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अराउंड 9.8% टू 10% थी, यानी 35.4 मिलियंस के करीब। नेहरू का इंडिया आज के इंडिया से काफ़ी अलग था। सॉफ्ट नेशनलिज्म चलता था उस वक्त पर, इसलिए इंडिया शुरुआत में अपने आर्ट और सिनेमा के थ्रू सेक्युलर इमेज दिखाता था कि कैसे मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर रह रहे हैं। और क्योंकि बॉलीवुड हॉलीवुड से ही देखकर आगे बढ़ रहा था, सिनेमास के पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, अपनी रोमांटिक और अपनी फिक्शनल स्टोरीज कंटिन्यू करे या फिर वॉर की साइड पर आए। और उस टाइम पर हॉलीवुड काफ़ी अडॉप्ट कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम था, इंडिया के मुसलमानों को कैसे पोर्ट्रे किया जाएगा। अगर अच्छा दिखा दिया तो हिंदू नाराज़ हो जाएंगे, अगर बुरा दिखा दिया तो मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे। इसी कश्मकश में 1973 में गर्म हवा रिलीज़ की जाती है। इस मूवी में मुस्लिम फैमिली के पार्टीशन के बाद की सफरिंग दिखाई गई थी, लेकिन इंडिया के सेंसर बोर्ड ने इसे बैन कर दिया। लेकिन बाद में इसे नेशनल अवार्ड भी दिया जाता है। मैनिंग स्टेट इस वक्त खुद कंफ्यूज था कि मुसलमानों को किस तरह से पोर्ट्रे किया जाए। हकीकत रिलीज की गई, जहां पर चाइना वर्सेस इंडिया वॉर, इजी विलेन, इजी पेट्रोटिज्म, स्टेट अप्रूव नैरेटिव, ये सब कुछ बिल्ड किया गया। और जहां से इन वॉर मूवीज में मुस्लिम्स को जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता था वो बदलने लगा। स्लोली स्टेट नैरेटिव हमें ज्यादा देखने को मिला। और फिर 1990s में बीजेपी का राइज हुआ। नेहरू का इंडिया काफी पीछे रह चुका था। अगली बारी थी मोदी के इंडिया की। इस टाइम पर कश्मीर इंसर्जेंसी हुई, न्यूक्लियर टेस्ट हुए, कारगिल वॉर हुआ, टीवी और केबल का कंपटीशन हुआ। यही वो वक्त था जब इटरनल एनिमी का कॉन्सेप्ट इंडिया में दिखाया गया, यानी मुल्क के अंदर मुल्क के दुश्मन मौजूद हैं। इसी टाइम पर इंडियन सिनेमास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, रोजा
1992 में रिलीज की गई। ही छोटा सा छोटी सी आशा बेसिकली इस मूवी से पहले कश्मीर के मुसलमानों को सभी इंडियंस एक ही नज़र से देखते थे कि वो मजलूम हैं, उन्हें मदद की ज़रूरत है। लेकिन इस मूवी के बाद वो सारी सिंपैथी जो कश्मीर के मुसलमानों के लिए थी वो कन्वर्ट हो गई कश्मीर के मुसलमानों की नफरत में। क्योंकि अब सारा फोकस कश्मीर की मिलिटेंट पर हो गया जो अगेन मुसलमान थे। तो इंडिया के लोगों ने कश्मीर के मुसलमानों और मिलिटेंट्स को एक ही नज़र से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हमें टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आई, वॉर्स हुई, और इन वॉर्स के टाइम पर दोनों ममालिक को अपनी अपनी नेशन बिल्डिंग की काफ़ी ज़रूरत थी। और फिर 1997 में बॉर्डर रिलीज की गई। इस मूवी ने अपनी विजुअल्स, स्टोरी टेलिंग और म्यूजिक से इंडियन ऑडियंस को अच्छी तरह से इमोशनली चार्ज कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। जेपी दत्ता जिन्होंने बॉर्डर्स बनाई थी, उन्होंने बॉर्डर सिर्फ हिस्ट्री के लिए नहीं बनाई थी बल्कि उसमें इनका एक पर्सनल एंगल शामिल था। उनके अपने फादर इंडियन एयरफोर्स में शहीद हो गए थे, इसलिए पूरी मूवी शहीदों के अराउंड बनाई गई। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, जब पर्सनल ड्रामा सिनेमा में आ जाता है तो वो एक कलेक्टिव मेमोरी बन जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोपेगेंडा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बॉर्डर में बताया जाता है कि कैसे पाकिस्तान इंडिया में दाखिल होता है नाश्ता करने के लिए इंडिया के शहरों में दाखिल होकर, यानी कि एक लार्ज स्केल अटैक। सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। जबकि इन रियलिटी पाकिस्तान का कोई भी लार्ज स्केल अटैक करने का इरादा नहीं था। पाकिस्तानी सोल्जर्स हंसते हुए बिना किसी डिसिप्लिन के केयरलेस ऑफिसर्स बिल्कुल कार्टून विलन की तरह दिखाए गए। क्यों? ताकि नेशन बिल्डिंग हो सके, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा सके। और बस यहाँ से बॉलीवुड का सबसे फेवरेट कंटेंट बन चुका था पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान का नाम लो, उसे नीचा दिखाओ तो इंडियंस तो खुश होंगे, वहाँ से एक अच्छी इंगेजमेंट मिलेगी। लेकिन पाकिस्तानी भी इस मूवी को देखेंगे तो वहाँ से भी एक अच्छी इंगेजमेंट मिलेगी। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ISI वर्सेस रो, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया या फिर मुसलमान वर्सेस हिंदू, कभी कोई वॉर, कभी कोई जासूस या कभी कोई कन्वर्ट मिशन, ये सब बॉलीवुड के लिए सबसे प्रॉफिटेबल कंटेंट बन चुका था। फिर ये लोग कहते हैं मोदी खुद बैठकर तो स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ये तो डायरेक्टर्स की अपनी पसंद होती है। मूवी बस एक एंटरटेनमेंट है और उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेना चाहिए, बट दैट्स नॉट ट्रू। मोदी खुद बैठकर स्क्रिप्ट नहीं लिखता क्योंकि वो टाइम अब जा चुका है। मोदी ने जितनी स्क्रिप्ट लिखनी थी वो उतनी लिख चुका है। गवर्नमेंट को भी एक नैरेटिव फैलाने के लिए उसे मुसलसल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, बस एक दफ़ा नैरेटिव बन जाए तो वो लोगों के लिए खुद प्रॉफिटेबल बन जाता है। मिसाल के तौर पे शुरुआत में गवर्नमेंट खुद इस तरह के नैरेटिव्स को फैलाती है, इसको फंड करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डायरेक्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि अब इस टॉपिक में ज़्यादा प्रॉफिट है, अब लोगों का रिएक्शन ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, लोग अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह के कंटेंट को खुद ढूंढते हैं, इस तरह की कहानियाँ खुद बनाते हैं। गवर्नमेंट को इन डायरेक्टर्स को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की मूवीज़ बनाओ, वो खुद इस प्रोपेगेंडा को समझ जाते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग समझ जाते हैं कि किस तरह नैरेटिव बनाना है, कैरेक्टर्स को लिखना कैसे है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह से करना, उनके खिलाफ किस तरह से नफरत बढ़ानी है। खुद ही सोचें, आज बॉलीवुड के मुसलमान की एक पहचान है, एग्रेसिव, वायलेंट, सुरमा, गले में रुमाल, टोपी और सुभान अल्लाह, आप जनाब, ये सब कुछ बॉलीवुड हमेशा सिंपल फॉर्मूले पे चलता है। रियल लाइफ इवेंट्स को उठाओ, उसको तोड़ मरोड़ कर उसमें फिक्शन ऐड कर दो और फिर उसके बाद डिस्क्लेमर ऐड कर दो कि ये तो फिक्शन था और उसे पब्लिक कर दो। बस फिर उसके बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आएगा उसकी जिम्मेदारी बॉलीवुड पर नहीं जाएगी, बल्कि ये लोगों के इमोशंस के ऊपर जाएगी कि लोग इन कैरेक्टर्स के साथ कितना रिलेट कर पा रहे हैं। वो बॉलीवुड का या फिल्म मेकर्स का मसला नहीं, या फिर गवर्नमेंट का मसला नहीं। वहाँ पर भी लिखा था कि मूवी बहुत हद तक मान लो फिक्शन भी है। आप कहते हो ना कि रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, चलो हमने बोला रियल लाइफ स्टोरी नहीं है, बट वो जो इमोशंस कनेक्ट हुए ना फिक्शनल कैरेक्टर से भी, जो 26/11 का सीन दिखाया है वो तो एक्चुअल में हुआ है। वहाँ पर जो रणवीर सिंह के इमोशंस थे ना, उससे ज्यादा मतलब खून हमारा खोल रहा था। जैसे वो रेड स्क्रीन आती है ना, वो रियल डायलॉग्स आते हैं, मेरा अंदर से खून खोलता है। एकेडमिक्स इस पूरे प्रोसेस को नाम देते हैं ऑथराइजेशन। आसान लफ्जों में सोसाइटी में किसी एक ग्रुप को इतना अलग दिखाना कि वो दूसरों के लिए एक थ्रेट बन जाए। 26/11 के बाद बॉलीवुड में मुसलमानों की आइडेंटिटी मुकम्मल तरह से बदल चुकी थी। वो एक मुसलमान नहीं थे बल्कि एक सस्पेक्ट की तरह थे, एक मुजरिम, एक कातिल, एक टेररिस्ट। आपने कभी नोटिस किया है? दाढ़ी, टोपी, सुरमा, नमाज, ये सब मुसलमानों के लिए एक इबादत की निशानी है। अब ये एक क्राइम विजुअल कोड बन चुका है। कोई भी इस तरह के लुक में होगा तो वो टेररिस्ट होगा। बॉलीवुड सिर्फ वॉर, स्पाइस या फिक्शन तक नहीं रुका, बल्कि हिस्ट्री तक गया। पद्मावती में अलाउद्दीन खिलजी को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है? बिल्कुल वाइल्ड, एनिमलिस्टिक और साथ ही इतना ज़्यादा क्रूल, वायलेंट
यहीं पर दूसरे हिंदू कैरेक्टर्स काफ़ी अच्छे दिखाए गए हैं। अपनी औरतों के साथ लॉयल हैं, अपने लोगों के साथ लॉयल हैं, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं, साथ ही काइंड हैं, मर्सीफुल हैं और लोगों की मदद करने वाले हैं। और मुसलमान, वो तो किसी के साथ लॉयल नहीं, ना अपनी औरतों के साथ, ना अपनी कौम के साथ। धोखा, झूठ, फरेब सब मुसलमान ही तो कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी कोई छोटा नाम नहीं है। इतने बड़े नाम को इस तरह से पोर्ट्रे किया गया है। असली अलाउद्दीन खिलजी तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड थे, कल्चर्ड सुल्तान थे, एक्सपेंसिव सिल्क पहना करते थे, वेलवेट रॉब्स पहना करते थे, काफ़ी डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री जनरल थे। उन्होंने सियासत को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर मंगोल इन्वेडर्स को ख़त्म किया था और स्ट्रिक्ट मार्केट रिफॉर्म्स इन्फोर्स किए थे। एंड सैडली पद्मावती मूवी के बाद अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। यहाँ पर एक रूरल को इतने गलत अंदाज में दिखाया गया। लोग एडिट्स एंजॉय करते रहे, मुसलमानों तक इन एडिट्स का इस्तेमाल किया। इसलिए कहते हैं जो सिनेमा बार बार रिपीट करता है वो सिर्फ सिनेमा में नहीं रहती, वो लोगों के दिमाग में छप जाती है। हमारा सवाल ये है कि ये सोच कहाँ से आई। अब हमारा सवाल सिर्फ ये नहीं कि बॉलीवुड को ऑब्सेशन सिर्फ पाकिस्तान से क्यों है और वो मुसलमानों को इस तरह से क्यों दिखाता है। इंसीडियस साइकोलॉजिकल वेपन है जो हजारों साल पुराना है। जब भी किसी मुल्क को या किसी पॉलिटिकल पावर को वॉर चाहिए होती या किसी के दिल में नफरत बढ़ानी होती तो वो इस चीज़ का सहारा लेते। इस प्रोसेस को सिंपल जुबान में कहा जाता है किल द सोल बिफोर यू किल द बॉडी। एशियन ग्रीक्स ने सबसे पहले इसका बीज बोया था। उस टाइम पर ग्रीक्स अपने प्लेस में जो ग्रीक नहीं होते थे उनको बारबेरियन दिखाते थे। बारबेरियंस मतलब अनसिविलाइज्ड, वीक, मोरली इंफीरियर, इंटेलेक्चुअली कमजोर, स्पेशली पर्शियंस को। रोमन इस चीज को काफी नेक्स्ट लेवल पर ले गए। कॉलम जहाँ पर सेविज ट्राइब्स रोमन बूट के नीचे कुचले हुए दिखाई देते। बाद में हिस्ट्री का यही फॉर्मूला नाजी जर्मनी ने भी उठाया। जोसेफ जो कि हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, इसका बिलीफ काफी सिंपल था, एक झूठ को इतनी मर्तबा दोहराओ कि वो सच बन जाए। उसने फिल्म बनाई द इटर्नल ज्यू 1940, यहूदियों को चूहों के साथ कंपेयर किया, बीमारियां फैलने वाले पैरासाइट्स करके बताया गया, फेक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल यूज किया गया और नतीजा बीज पहले बोया गया। और जब बाद में होलोकास्ट हुआ तो कई जनरल जर्मन्स को ये जेनोसाइड नहीं लगा, बल्कि सफाई लगी कि हाँ हमारे मुल्क से गंदगी साफ हो रही है, बुराई साफ हो रही है। अमेरिका वर्सेस रशिया कोल्ड वॉर सिनेमा, 40 साल तक दोनों साइड्स ने सिनेमा से अपनी आवाम को ट्रेन किया। हॉलीवुड ने सोवियट्स को इमोशनलेस किलिंग मशीन बताया, एविल, कोल्ड, सोललेस। सोवियत सिनेमा ने अमेरिकन को ग्रीडी इम्पेरियलिस्ट डॉग्स बताया, वॉर हंग्री कैपिटलिस्ट बताया और नतीजा दोनों तरफ की आवाम जेन्युइनली बिलीव करने लगी कि दूसरी साइड एविल है। नॉर्थ कोरिया आज की सबसे स्कैरी एग्जांपल है। स्टेट सिनेमा नैरेटिव चलता है, अमेरिकन को चाइल्ड किलिंग मॉन्स्टर्स दिखाया जाता है और नतीजा जनरेशन पे जनरेशन। वहाँ पर वेस्ट के लोगों को इंसान ही नहीं समझा जाता। वहाँ के लोग स्टेट के प्रोपेगेंडा में कम्प्लीटली ब्रेन वॉश्ड हैं। वो अपनी स्टेट के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाते, उसे बुरा ही नहीं समझते और इस पूरे हेट मशीन का नतीजा सिर्फ एक होता है, ज़ॉम्बी इफेक्ट। यानी कि लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ वो हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता कि वो खुद से सोच सकें, वो बस अटैक करते हैं बिना सोचे समझे। और इंसान भी जब इस नैरेटिव और प्रोपेगेंडा का शिकार होते हैं तो वो ज़ॉम्बी बन जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे दूसरी पार्टी पर हमला करने लगते हैं। और ये सब हमें ले आता है आज धुरंधर तक, जहाँ पर रियल लाइफ कैरेक्टर इस्तेमाल किया गया है, रियल लाइफ इवेंट्स का इस्तेमाल किया गया एक फिक्शन स्टोरी बनाने के लिए। रियल लाइफ इवेंट्स को पोर्ट्रे किया गया, मूवी में दिखाया गया और कहा ये सब कुछ वर्क ऑफ फिक्शन है। That's just stupid। इसलिए हम कहते हैं कि धुरंधर मूवी किसी प्रोपेगेंडा से कम नहीं है। ये मूवी सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इंडियंस के लिए भी एक प्रोपेगेंडा से कम नहीं है। ये इंडियंस 26/11 वाला सीन धुरंधर में देखने के बाद इमोशनली चार्ज महसूस कर रहे थे। पाकिस्तान मुसलमानों से नफरत करने लगे जब उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे सुने। सोचिए, लोग मर रहे हैं, एक्चुअल फुटेज आपको दिखाई दे रही है, साथ में आपको बैकग्राउंड नॉइज में अल्लाह अकबर डार्क बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है। जाहिर है आप खुद मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे, बिना ये सोचे समझे कि एक इंसिडेंट या फिर एक इवेंट या एक हमला डिफाइन नहीं करता पूरी कौम को, पूरी आइडेंटिटी को। और ना सिर्फ ये, अब तो पूरी हिस्ट्री ही बदल देते हैं। अब तो 26/11 को लियारी से ऑपरेट करवा रहे होते हैं, जबकि लियारी का इससे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। रहमान डकैत के पास इतना इन्फ्लुएंस नहीं था कि वो 26/11 तक रसाई हासिल कर सके। फिर उसके बाद जितनी प्रोपेगेंडा मूवीज बन जाएं, कितनी भी फिक्शन स्टोरीज बन जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लोग उसे आउट ऑफ फिक्शन समझेंगे। लेकिन जब फिक्शन पहले बनेगा और रियलिटी पर कोई बात ही नहीं करेगा तो जाहिर है फिक्शन को लोग हकीकत समझने लगेंगे। ये पूरी नैरेटिव बिल्डिंग रातों रात किसी एक मूवी से नहीं होती। ये सिर्फ धुरंधर प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि आज तक जो बॉलीवुड ये इको स्टाइल लेकर चल रहा है, ये पूरा इको सिस्टम प्रोपेगेंडा है, जहाँ पर डायरेक्टर्स इसको प्रॉफिटेबल देखते हैं। मोदी को स्क्रिप्ट्स नहीं लिखनी होती, मोदी को सिर्फ और सिर्फ मूवी के रिलीज होने के बाद उसको शाबाशी देनी होती है। व्हाट विल डू अबाउट इट? हम प्रोपेगेंडा मूवीज को किस तरह से काउंटर कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।